हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हमारे पॉडकास्ट के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन थोड़ा अलग है क्योंकि आज हमारे साथ में वो आवाज जो सालों से आपके कानों में बजती है। हमारी आज की मेहमान आरजे रेखा क्रिस्टल वायस हैं। एक लेखिका वायस, असिस्टेंट एंकर, अभिनेत्री, दूरदर्शन और बीबीसी के अलावा कई बड़े चैनलों पर काम कर चुकी हैं आप। हाल ही में पिछले दिनों आपकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और आपकी काबिलियत आपके फैंस अच्छी तरह परिचित हैं। आज कोई लेक्चर नहीं होगा, आज हम खुद से कुछ ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे सवाल जो शायद आपने खुद से कभी नहीं पूछे होंगे। वो सवाल हम आज रेखा जी से भी पूछेंगे और आपसे भी पूछेंगे और उन पर चर्चा होगी। विषय है सोशल मीडिया की चमक और असल जिंदगी की गर्माहट। तो दोस्तों चलते हैं रेखा जी के साथ। रेखा जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फिर से बुलाने के लिए। और मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपनी जिंदगी में जानते हैं लेकिन हम उन पे बात नहीं करते हैं। जी। तो ये जरिया जो है मुझे भी बहुत पसंद आता है क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपने मन की बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो चीजें जो हम सब जानते हैं लेकिन हमें रिकॉल करने का मौका मिलता है। बिल्कुल, आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे आपको और रेखा जी को, और मैं स्वयं को भी जानूंगा क्योंकि जब मैं सुनूंगा तो मेरे बारे में भी ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानना चाहते हैं रेखा जी कि आप दिन में कितनी बार बिना मतलब के फोन अनलॉक करते हैं और उनमें से कितनी बार सच में कोई जरूरी काम होता है या अनलॉक करते हैं। और ये आपके लिए नहीं, ये दर्शकों के लिए भी है। आप इस एक्सपीरियंस को बताएं। एक्चुअली ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है जी। सोशल मीडिया के इस दौर में हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां 24 घंटे हमारे हाथ में फोन है जी। और हमारी कोशिश हर वक्त ये रहती है कि बस थोड़ी सी देर कहीं से भी हमें जरा सी फुर्सत मिल जाए तो हम फोन को एक बार अनलॉक कर लें। अनलॉक करना भी बहुत आसान है, आप थंब लगाइए, आपका फोन अनलॉक हो जाता है। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि हम इस चीज में उलझते जा रहे हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम फोन को छेड़ रहे हैं। हमें कोई जरा सा नोटिफिकेशन का एक हमें टोन सुनाई दे जाए तो हम दौड़ के अपना फोन उठा लेते हैं, चाहे वो यूजलेस ही क्यों ना हो। तो ये आदतें जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं अंदर अंदर से खोखला कर रही हैं जी। हम सोचने के लिए टाइम नहीं लगा रहे, किसी भी चीज पे दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया मेरे फोन में, या किसी ने कोई मैसेज तो नहीं किया, चलो बहुत देर हो गई फोन नहीं देखा है, देख लेती हूँ थोड़ी देर में। और ये आदत सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है, आपकी होगी, हमारे बहुत सारे दोस्तों की होगी। हमें ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं हमारी कौन सी बड़ी सुंदर सी प्यारी सी श्रीमती जी हैं जिन्हें बार बार निहारना बहुत जरूरी है। तो हम उसे एकदम पहला प्यार बना चुके हैं अपने फोन को और बार बार हम यही कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये चीज और ये आदत जो है ये बहुत बुरी है और हर वक्त हमें अपने फोन के साथ इतना जुड़ा नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि हम फोन को छोड़ें कैसे। आज हमारा सारा काम फोन से ही तो हो रहा है। अगर हम फोन को साइड रख दें तो फिर काम कैसे करें। हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारा मिस हो जाए। तो कुछ छोटी सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो मैं भी करती हूँ, कि आपका जो इम्पोर्टेंट कोई मैसेज आता है, इम्पोर्टेंट कोई क्लाइंट है या किसी इम्पोर्टेंट फ्रेंड को आपको बहुत लगता है कि नहीं इसका मैसेज तो मैं मिस नहीं कर सकता, उसको आप एक अलग रिंग टोन दे दें, आप एक अलग टोन दे दें जिससे कि जब भी वो मैसेज आए तो आपको पता चल जाए ये इंपॉर्टेंट वाला मैसेज है। और बाकी मैसेजेस को आप नॉर्मल टोन पे रखें या साइलेंट रखें ताकि जब आपका मन हो तब आप देखें, अदरवाइज वो आपको ना बुलाए कि आ जाइए मुझे देखिए। ये एक बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं जो करती हूँ, मैंने अपने फोन के ऊपर स्क्रीन जो रहती है उस पर मैं कई बार ये लगा देती हूँ। जब मुझे लगता है कि बहुत हो रहा है फोन तो मैं उसकी स्क्रीन पे लगा के रखती हूँ कि क्या मैं इतना जरूरी हूँ, वो एक लाइन लिख के मैं रख देती हूँ। तो जब भी मैं अपना फोन अनलॉक करने जाती हूँ तो मुझे दिख जाता है कि क्या मैं इतना जरूरी हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं इतने जरूरी नहीं हो, साइड रख दें इसे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये करने की बहुत जरूरत है और मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसा करूँ। रेखा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है जो हम सब जानते हैं, देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि ऐसा हम मोबाइल की दुनिया या मोबाइल से हम बीमार होते जा रहे हैं। ये शब्द प्रयोग करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि मानसिक रूप से उलझते जा रहे हैं। हमें और क्या करना चाहिए ताकि इस मोबाइल से दूरी बनाकर रखें और मानसिक रूप से फ्रेश महसूस करें? देखिए, होता क्या है कि जब भी हम रात को अपने बिस्तर पे जाते हैं फोन हमारे साथ जाता है
और हम भले ही अपने पार्टनर से बात ना करें, हम भले अपने बच्चों से बात ना करें, भले हम अपने पेरेंट्स से बात ना करें, पर हम अपने फोन पे जरूर कुछ 100-50 रील्स को जरूर स्क्रॉल करते हैं, और उसकी कभी कभी कोई लिमिट भी नहीं होती। कभी कभी मैंने ऐसा भी सुना अपने दोस्तों को जो कहते हैं कि यार आज तो स्क्रॉल करने में ही पूरी रात निकल गई, और सुबह वो एकदम थका हुआ, एनर्जी लो ऐसा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरी एनर्जी ड्रेन कर दी अपने ब्रेन की उसी स्क्रॉलिंग में। जी। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि हमें फोन देखना है और हम कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ हमारा दिमाग हमारे ऊपर राज करने लगा है। जो दिमाग हमारे लिए बना था कि हम उसको यूज करें, हम उससे कुछ ना कुछ फायदा लें, हम उससे कोई अच्छी चीज करें, आज वो दिमाग हमें चला रहा है। या वो चीजें जो फोन जो हमारी हेल्प के लिए बना था वो हमें चला रहा है। हम उनके गुलाम बन चुके हैं, जबकि ये डिवाइसेस हमारी हेल्प के लिए बनी थी। तो जब भी आप ऐसा कर रहे हैं रात के टाइम पे या सुबह के टाइम, सुबह आंख खुलती है तो हम आंख मलते बाद में है, पहले फोन का स्क्रीन अनलॉक करते हैं। यहीं पे हम फंस जाते हैं। जैसे ही आपने अनलॉक किया, आप उठे थे 6 बजे, आपको नहीं पता कब 8 बज गए, और उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि ओ मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए, मुझे तो जल्दी कहीं जाना था। ये जो रियलाइजेशन है, अगर इसको एक बार हम कहीं नोट कर लें या कहीं अपनी स्क्रीन पे ही लिख लें कि कल 2 घंटे वेस्ट किए थे ना, आज मत करना, ये स्क्रीन पे ही हम लिख के लगा दें, तो हमें याद आएगा कि ऐसा नहीं करना है। और तब आपको ये समझ में आएगा कि जो आपकी एनर्जी इन फालतू कामों में जा रही है, सोशल मीडिया पे जा रही है, उसको आप कहीं और लगा सकते हैं, किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। और सच बात है कि इंसान के पास बहुत एनर्जी है, बहुत दिमाग है, लेकिन अगर गलत जगह लग जाए तो एक तो वो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और काम करता भी है तो इस एक ही डायरेक्शन में काम करता है, चार तरफ सोच ही नहीं पाता है। जी 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 जी। रेखा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है हमारे जनमानस के लिए, क्योंकि हम ये सब जानते हैं फिर भी हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इस फोन में उलझे रहते हैं। और ये भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, जो हम पूरे दिन में ऊर्जा के साथ किसी काम में लगाएं, वो हम मॉर्निंग में या नाइट में इसमें वेस्ट कर देते हैं। तो जो युवा या जो साथी जिन्हें नींद नहीं आती, उसका बहाना देके अपने फोन के साथ उसे दोस्त बनाकर, मित्र बनाकर उसमें लगे रहते हैं, उससे शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ती है और दिन में हम ऊर्जा लेस हो जाते हैं। ऐसे साथियों के लिए क्या कहेंगे, उसे कितना दूर रहें? क्या हमें 24 घंटे में जरूरत के समय उसे प्रयोग करना चाहिए या रात में नहीं करना चाहिए, या किस किस मौके पर करना चाहिए, ये भी बताएं। देखिए, ये हमारे ऊपर है कि हमारा कौन सा टाइम ऐसा है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोन चेक करना। जैसे हम सुबह उठते हैं तो कई लोगों का काम सुबह ऐसा होता है कि ऑफिस के कॉल्स आ रहे हैं या कोई और क्लाइंट आपको कॉल करने वाला है, उस टाइम पे आप अपने फोन को रिंग पे रख सकते हैं कि चलिए ठीक है, कोई मैसेज आपका मिस ना हो जाए, कोई कॉल आपका मिस ना हो जाए, अगर आपका इतना इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत सी ऐसी महिलाएं या बहुत से ऐसे बच्चे जिनको जरूरत नहीं है फोन सारा दिन चलाने की, क्योंकि वो ऑफिशियल वर्क नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो अपने फोन पे पूरा दिन लगे हैं। तो जरूरी है कि हम कहीं पर लिख कर लगा दें कि आपका फोन यूज करने का टाइम सिर्फ ये वाला है, आप सिर्फ इतने मिनट ही फोन यूज कर सकते हैं। खुद के लिए भी लगाएं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप बच्चों को आदेश दें, क्योंकि जब हम आदेश देते हैं तो वो उसको नहीं सुनेंगे। वो तब सीखेंगे जब हम खुद वैसा कर रहे हैं। हम खुद अपना फोन अगर ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं और हम बच्चों से कह रहे हैं कि नहीं नहीं फोन ज्यादा नहीं चलाते, उसको ये समझ आ रहा है कि बस बोलते हैं ये लोग, खुद भी तो ऐसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमने अपने घर में कोई कोना छोड़ा नहीं है। हम बाथरूम में जा रहे हैं तो भी हमारे साथ फोन जाता है, हम अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी हमारी उसी के ऊपर आरती चल रही है, हम और कोई काम कर रहे हैं तो भी हमारा फोन ही हमारे साथ है। तो ये जो आदतें हैं इन्हें बदलने की जरूरत है। आप अपने आप के लिए पहले आप अपना टीचर बन जाइए, अपने आप को रोकने की कोशिश करिए। वाह वाह, क्योंकि खुद से अच्छा टीचर अपने लिए कोई और होता नहीं होता है। बाकी सही कहा। और ऐसा सोशल मीडिया पर हमने कई वीडियो देखे हैं कि बच्चों को अभिभावक, माँ या पिता उन्हें रोकते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है या भोजन कर लीजिए या खेल कूद कर लीजिए और मोबाइल को छोड़िए। तो बच्चे मोबाइल के साथ में व्यस्त रहने पर इतने आक्रोशित हो जाते हैं। कई वीडियो में देखा है कि बच्चों ने अपनी माँ को बैट से मारा और उनकी तुरंत डेथ हो गई। ऐसे माहौल भी हमने देखा है। तो ये मोबाइल प्रयोग करके बिजनेस करने का, अपनों से जुड़ने का है, लेकिन इसको प्रयोग करने से व्यक्ति मानसिक रूप से आक्रोशित हो जाता है और कोई भी घटना कर सकता है। इस विषय में भी बताएं। देखिए, होता क्या है कि हम दूसरों को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमें लग रहा है कि उनकी जिंदगी जैसी है वैसी हमारी होनी चाहिए।
अगर कोई रील बना रहा है तो अरे मैंने तो आज रील नहीं बनाया, मुझे भी बनाना है। वो खूबसूरत दिख रहा है तो मुझे भी वैसा ही दिखना है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो जो कुछ दिखा रहा है वो बिहाइंड द सीन नहीं है, वो दिखा रहा है जो सामने उसका एकदम मंजा हुआ रूप है। जी। जो खूबसूरती वो वहां पे नजर आ रही है वो आपको वो अपना स्ट्रगल नहीं बता रहा है। वो 100 बार गिरा था वो उसने नहीं बताया, उसने वो दिखाया जो 101वीं बार वो खड़ा हुआ था। तो बिल्कुल। हम ये चीज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हर इंसान जो है वो सामने जो दिखा रहा है वो वैसा नहीं है। घर में आप अपने घर के अंदर हो सकता है कि आप पजामे में घूम रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आप सूट बूट लगा के बैठे हैं जी। और सबको लगता है कि सूट बूट में रहते हैं, यार ये लोग कैसे हैं, कितने बढ़िया लोग हैं। ये हमारे साथ भी होता है। हम जब अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, आर्टिस्ट को देखते हैं, कलाकारों को देखते हैं, ऑब्वियसली उनके अटायर से, उनके माहौल से हम बहुत प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से जो ये कंपटीशन होता है हमारा आपस में दूसरों को देख देख के, ये हमारे दिमाग में गुस्सा भर देता है। हमें लगता है कि हम पीछे छूट गए। हमें 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, इवन 20 साल की उम्र में भी हमें लगता है हम लेट हैं। मेरे दोस्त की तो जॉब लग गई, मेरी नहीं लगी। मेरे किसी रिश्तेदार ने तो इतना अचीव कर लिया, मैंने नहीं किया। ये सबसे बड़ी गुस्से की वजह है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी है। एक छोटा बच्चा अगर दूसरे किसी बच्चे की रील देख रहा है और वो बड़ा, उसके व्यूज बहुत ज्यादा हैं, उसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हुआ है, तो उस बच्चे को लगता है कि मैं शायद कम हूँ, मुझे भी वैसा बनना है। छोटे छोटे बच्चे आज रील बना रहे हैं अपने खुद के, मैं देख रही हूँ कि वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं। और ये आई नो कि ये ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे बच्चों के हाथ में पैदा होते ही फोन है। उन्हें दिख रहा है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, पर उन्हें कुछ चीजें ऐसी सिखाने की जरूरत है कि वो उसको बचपन से ही फॉलो करना सीख जाएं। जैसे हम अपने घर के अंदर एक जोन बना दें। हम अगर खाना खाने की टेबल पर बैठे हैं तो वहां एक बकेट रख दें जिसके अंदर आप सारे फोन्स डाल दीजिए पहले, उसके बाद खाने को हाथ लगाइए। अगर आप ये चीज कर पा रहे हैं तो इसमें आप भी शामिल होंगे और बच्चे भी होंगे। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई बायसनेस नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है पापा को करने दो तुम मत करो, या मम्मी को करने दो तुम मत करो। ये जो चीजें हैं वो कंपटीशन, बच्चों को समझ में आएगा कि रूल इज रूल फॉर एवरीवन। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं डिनर टेबल पे या लंच टेबल पे, तो आपको यहाँ पर कहीं पे भी फोन को छूना नहीं है। और जब वो टोकरी या जो भी बकेट आपने वहां रखा है उसके अंदर जब आपके सबके फोन चले गए, तो अब तो फोन आपके पास आना ही नहीं है जब तक खाना फिनिश नहीं होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। एक टाइम आप बच्चों को दे दीजिए कि ठीक है आपको फोन मिलेगा, अग्रेशन से मत खींचिए उनके हाथ से फोन। अगर आप उनके हाथ से फोन खींच रहे हैं, गुस्से में उनको ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं फोन चलाना बहुत गंदी बात है, बहुत बुरी बात है, बच्चे और अग्रेसिव हो जाते हैं। उनको प्यार से कहिए, मोटिवेट करिए कि देखो अगर हम फोन को साइड में रख देंगे तो हम बहुत सारी अच्छी चीजें भी कर सकते हैं। आओ आज कोई गेम खेलते हैं, उनके साथ खेलिए। क्योंकि अगर आपने फोन छीन लिया तो वो एक साइड में बैठ गया, अब मैं क्या करूं, उसके पास करने को कोई काम नहीं है। तो उसे उस काम में इन्वॉल्व करिए, उसको खुद पहले पेंटिंग करिए बैठ के। आप उसे बोलिए भी मत, कई बार तो ये कोशिश करिए कि आप बोलिए भी मत, आप खुद अपना फोन साइड रखिए, बुक लेके बैठ जाइए। आप यकीन मानिए कि बच्चे खुद अपनी बुक निकाल के ले आएंगे। आप खुद कोई कलर उठाइए, पेंटिंग करना शुरू कर दीजिए। बच्चे आपको देखेंगे और उनका खुद का मन वहां आ जाएगा कि मैं भी ये करूं। वो फोन चलाना कैसे सीखे थे? वो फोन चलाना तब सीखे जब उन्होंने हमें फोन चलाते हुए देखा। तो जो वो देख रहे हैं वो कर रहे हैं। आप फोन को एकदम साइड में रख दीजिए कि घर में फोन अलाउड नहीं है, आप इसको साइड रखिए, हम सिर्फ पेंटिंग करेंगे, या इतने घंटे हम पेंटिंग करेंगे, इतना टाइम हम पढ़ाई को देंगे, इतना टाइम हम टीवी को देंगे, इतना टाइम हम एक्सरसाइज करेंगे। जब ये रूल्स बन जाएंगे ना घर के अंदर और आप खुद भी उसको फॉलो करेंगे, तो बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अग्रेसिव हो जाएं और वो आपकी बात ना माने। रेखा जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है और ये जो आपने सलाह दी है ये बहुत अच्छी सलाह है। अभिभावकों को ये बातें माननी चाहिए ताकि बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सके। क्या कंपनियों को, मोबाइल कंपनियों को भी ऐसे कोई अपने फोन के अंदर ऐसे गैजेट डालने चाहिए कि ये इस उम्र से इस उम्र के बच्चे के लिए फोन है, उस फोन के अंदर जो अश्लील पिक्चर्स हैं या वीडियो वो ना आए, सिर्फ एजुकेशन से जुड़ी आए, और वो समय उसमें ऐसा सेट कर दिया जाए कि ये 2 घंटे ही चलेगा या ये इस समय चलेगा या इस समय के बाद ये बंद हो जाएगा। क्या ऐसा करने से हमारे युवाओं के भविष्य उज्जवल हो पाएगा? अगर हम ध्यान दें तो ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं, और अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम फोन्स में ऐसे फीचर्स आते हैं जहाँ पे पेरेंट लॉक नाम की एक चीज होती है, या क्या चीजें बच्चों को देनी है नहीं देनी है उस पर रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं। आप ऐसे एप्स उसमें ना डालें जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो,
या आप ऐसे उसके अंदर कई चीजें होती हैं जिनमें आप लॉक लगा सकते हैं कि इसमें सिर्फ इसी टाइप के रील्स आए या इसी टाइप की चीजें आए, एजुकेशनल या कोई ऐसी मोटिवेशनल टाइप की। तो वो काफी सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं। उसके लिए पेरेंट्स को अवेयर होने की जरूरत है। अगर हम अपना फोन खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चा तो उसका मिसयूज करेगा ही। आप इतने छोटे बच्चे के हाथ में आपने एक तरह से बारूद दे दिया है, अब वो उसमें कभी भी तिल्ली लगा देगा, उसे नहीं पता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप पहले ये समझें कि जब आप फोन उसके हाथ में दे रहे हैं तो उसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप अपने बच्चे के लिए उस पर लगा सकते हैं। फोन नुकसान के लिए नहीं है, फोन ट्रैकिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि बच्चा कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। दूसरी चीज, आप उसके अंदर वो बच्चा देख क्या रहा है, हिस्ट्री से आप पता कर सकते हैं, उन चीजों को ब्लॉक कर सकते हैं। पेरेंट लॉक लगाने से आप उसका एक टाइम सेट कर सकते हैं कि इतनी देर ही ये फोन चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा अपने आप। तो फिर वो बोलता रहे बेशक से, मत दीजिए फोन उसको। 4 बार जिद करेगा, उसे बोलिए कि अगर आपने जिद किया है तो ये बिल्कुल चीज नहीं मिलेगी। हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ये करते थे। मैंने कितनी बार ऐसा हुआ कि अगर कोई फ्रॉक लेना था या कोई जीन्स लेनी थी, मैंने जिद की, अगर मैंने एक से दूसरी बार बोला कि नहीं प्लीज दिला दो, वहां मम्मी का सीधा एकदम स्ट्रिक्ट हो जाती थी वो कि नहीं, मैंने जब एक बार मना कर दिया, तुमने दूसरी बार कहा कैसे, अब तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इससे बच्चे सीखते हैं कि अगर जिद वाला वर्ड आ गया कहीं या आपने जिद कर दी तो डेफिनेटली वो चीज नहीं मिलने वाली है, वो अपने आप जिद छूट जाती है। क्योंकि वो जब इतना सा था तब से आपने उसकी परवरिश की है, तो आप उसको कहीं ज्यादा, उससे भी ज्यादा समझते हैं। आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। वाह रेखा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम ये भी जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि लोग जो है सुबह सुबह अपने फोन पर व्हाट्सएप का गुड मॉर्निंग भेज देते हैं तमाम लोगों को। क्या वो लोग अपने घर के जो अपने साथी या परिवार के सदस्य होते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्होंने उन्हें कब गुड मॉर्निंग भेजा है? ये आदत कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है? आदत तो ऑब्वियसली ये बहुत बुरी ही है, लेकिन हमें नहीं पता होता, हम अनजाने में ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। मेरे पास अगर मैं आपको फोन दिखाऊं तो कम से कम 4 से 5 हजार मैसेजेस सिर्फ अनरेड पड़े हुए हैं जिन्हें मैंने कभी छुआ नहीं है। और उसके पीछे रीजन यही है कि हर दिन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मतलब मुझे ये लगता है कि ये जो लोग, जितने लोग मुझे गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, इनमें से मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि शायद 10% भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अपने घर में पहले गुड मॉर्निंग बोला होगा। या मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर उसका रिप्लाई कर रही हूँ कि हाँ उसने गुड मॉर्निंग बोला, मैं गुड मॉर्निंग का जवाब दे दूं, पर मैंने अपने घर में अभी तक गुड मॉर्निंग नहीं किया है किसी को। मैंने उठते ही अपना फोन देखा था और फोन पे गुड मॉर्निंग का मैसेज था, मैंने रिप्लाई कर दिया। हमें अपनी आदतें खुद से पता करनी पड़ेंगी कि हम कर क्या रहे हैं अपने साथ। हमें उन लोगों के साथ रहना जो फिजिकली हमारे आसपास मौजूद हैं और हम उन्हें ही निग्लेक्ट कर रहे हैं। हम उनको तो विश कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पे हमारा गुड मॉर्निंग भी जाता है, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेजेस भी जाते हैं, पर हमारे पेरेंट्स बेचारे, मम्मी आती हैं चाय रख के चली जाती हैं चुपचाप कि शायद कुछ बोलेगा बेटा, पर हम कर क्या रहे हैं कि हाँ ठीक है रख दो, से ज्यादा हमारे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। तो वहां पे आप बोलिए कि और मम्मी कैसे हो, चाय पियोगे, लाओ आज मैं बनाता हूँ। कुछ तो करिए आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर के परिवार के लोगों के लिए। या फिर आप जो ये सोशल मीडिया पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हो, कभी फिजिकली जाके मिलो अपने किसी दोस्त से, उसके साथ बैठो, उसे ये बताओ कि आप उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो और वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो चाय कभी साथ में बैठ के नहीं पी तो सोशल मीडिया पे जो आपने गुड मॉर्निंग 20 साल भी भेजा था ना, वो शायद एक टाइम के बाद आपको कोई मजा नहीं देगा। आप उसको कहेंगे कि यार मैं क्यों भेज रहा था, इस इंसान को मैं कभी आमने सामने से ठीक से मिला भी नहीं हूँ। कभी किसी दिन अगर बहस हुई तो वो 1 सेकंड में आपको सोशल मीडिया पे लिखेगा कि दफा हो जाओ, दोबारा मैसेज मत करना। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ फीलिंग से जुड़े नहीं हैं, हम सिर्फ गुड मॉर्निंग खेल रहे थे अब तक। तो ये जो खेल है ये बंद करिए, क्योंकि हम उसके साथ नहीं अपने साथ भी खेल रहे हैं। हमारे फिजिकली लोग इतने ज्यादा हमारे साथ कनेक्टेड ही नहीं है जितना हम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं। अपने आसपास बैठे लोगों का हाल पूछिए, अपने फादर की तबीयत पूछिए, अपनी मदर को हूं की जगह हाँ जी बोलिए, उनसे नमस्ते कीजिए, गुड मॉर्निंग कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं सुबह वो करिए। और कुछ नहीं तो एक चाय बना दीजिए, अगर आपने कभी गुड मॉर्निंग नहीं किया तो एक चाय बना के ही दे दो कि मम्मा आज मैंने चाय बनाई है, देखो कितनी टेस्टी बनी है, आप पी के देखो। आप ऐसे ही बोल दीजिए, तो वो भी एक गुड मॉर्निंग है, उनके लिए गुड मॉर्निंग वही हो जाएगी। आपको आई लव यू जताने के लिए आई लव यू बोलना जरूरी नहीं है, आप अपने भावनाओं से, अपने कामों से जता सकते हैं कि यस आई लव यू। बहुत अच्छी गुड फीलिंग हो रही है हमें आपके संवादों को सुनकर। रेखा जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों का भ्रम होता है कि सोशल मीडिया है या एफबी है या व्हाट्सएप है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे शुभचिंतक हैं, जैसा भी आपने बताया, लेकिन ये गलतफहमी होती है या रियल में उनको फायदा हो सकता है कि वो
जो अपने परिजन हैं उनके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े और उन्हें उनके साथ और अपने साथ में गुड फील करें, और उस भ्रम को ना पालें कि जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लाइक्स या कमेंट्स आए हैं वो बेस्ट है या वो आपके दुख में या सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। इस विषय पर भी प्रकाश डालें। देखिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जितने लोग सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करते हैं या आपके दोस्त हैं या आप उनको कभी शायद सामने से मिले नहीं हैं लेकिन वो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग आपके शहर के बाहर से होंगे और कुछ लोग होंगे जो आपके देश के भी बाहर होंगे। आप उनसे कभी लाइफ में शायद आमने सामने से मिल भी नहीं पाएंगे। हाँ, अच्छी बात है कि आप सोशल मीडिया पे लोगों से जुड़े हैं, पर आप उनका सच नहीं जानते हैं। हो सकता है कि वो वहां पर फोटो भी किसी और का लगा हो, नाम किसी और का हो, आपको क्या पता कि वो इंसान सचमुच वो है भी या नहीं। तो आप सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। आपको नहीं पता कि वहां जो लोग हैं वो आधा फेक चीजें सामने दिखा रहे हैं। मेरे पाँव में अगर चोट लगी तो मैं चोट नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपना मेकअप वाला स्माइलिंग फेस दिखा रही हूँ सामने से। मेरे हाथ में अगर दर्द है, अभी 1 महीने से मेरे हाथ में दर्द है, लेकिन मेरे फॉलोअर्स को नहीं पता कि मेरे हाथ में दर्द है। रीजन, क्योंकि मैंने वो दिखाया ही नहीं, मैंने उन्हें बताया ही नहीं। और जब उन्हें पता ही नहीं तो वो मेरे पास आके ये कैसे कहेंगे कि रेखा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, या तुम चलो इस डॉक्टर से दवाई ले लो, या चलो कोई बात नहीं, इसको तुम ऐसे भी ठीक कर सकती हो, आयुर्वेदिक कोई इलाज कर लो। 100 चीजें होती है। ये कौन बताएगा? ये मेरी मम्मी बताएंगी कि बेटा चलो दिखा के आते हैं, क्या हुआ है, हाथ में चोट लगी है कि क्या हुआ है। या कोई और मेरा दोस्त है, अगर मैंने उससे शेयर किया सामने से बैठ के, या उसने मुझे देख लिया कि मैं हाथ से कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो उसने मुझे कहा कि चलो दिखा के आओ इसको, ऐसे नहीं काम चलेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उन्हें तो मेरा पेन पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि या तो मैं दिखा नहीं रही हूँ या फिर उनको कैसे एहसास होगा, वो मेरे सामने नहीं है। दूसरी चीज, वहां जो फेक लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नकली आईडी बना के जो बैठे हुए हैं, उनमें से आधे लड़कों के नाम से लड़कियां होंगी, लड़कियों के नाम से लड़के होंगे। आप उनसे अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर कर पाएंगे? वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं किसी लड़की से बात कर रही हूँ और वो शायद मुझे समझ पाएगी क्योंकि वो भी लड़की है, पर पता चला कि वो तो लड़का था और आपने लड़के के सामने ही लड़कों की बुराई कर दी। कई बार हम कह देते हैं कि यार ये लड़के सब ऐसे होते हैं, मान लो हमने ऐसा कह दिया, और सामने तो वो कोई और था जिसने आईडी बदल के बनाई थी मुझसे बात करने के लिए। तो आप उस फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं और आपको नहीं पता कि वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज आपने कह दिया कि मैं आज बहुत परेशान हूँ, हो सकता है वो आपको डीएम करे कि अच्छा सुनो, परेशान हो, मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकता हूँ, चलो मुझसे 2 मिनट बात करो। और आप क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान थे, आपका मन कर रहा था कोई है ही नहीं मेरे आसपास, मैं किससे बात करूं, आपने बात कर ली, आपने बहुत सारी चीजें शेयर कर दी, धीरे धीरे आपका कनेक्शन डेवलप हो गया और आप इतने पागल हो गए, आपको लगने लगा कि सचमुच शायद वो मेरा दोस्त है, जबकि वो दोस्त नहीं है। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो सिर्फ आपकी पर्सनल चीजें कलेक्ट कर रहा है, और उसको वो कैसे यूज करेगा यू नेवर नो, आपको नहीं पता। तो उन पे ट्रस्ट करना बंद करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको फॉलोवर्स अच्छे नहीं लगते, नहीं लगने चाहिए, या फॉलोवर्स नहीं होने चाहिए। सोशल मीडिया के वर्ल्ड में अगर हम दिख नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अपने बिजनेस को या अपने कामों को ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप दिख नहीं रहे तो मतलब आप हैं नहीं वर्ल्ड में। ये आज की जो सच्चाई है। आज मैं अगर मीडिया से जुड़ी हूँ और मैं रेडियो पर हूँ, अगर मैं वहां शेयर ना करूं कि आज मेरा शो है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैंने कब शो करना है जाके रेडियो पे, या मैं कब क्या काम कर रही हूँ। हो सकता है कि मेरा काम देख के ही कोई मेरे पास आके बोले कि रेखा जी हमें भी ये काम करवाना है, हमें भी रिकॉर्डिंग कराना है, कुछ है। तो इस वजह से भी हम लोग ज्यादा जुड़े हैं। ये मेरा एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग इसलिए जुड़े होते हैं अलग अलग साइट्स के साथ, पर ज्यादातर लोग उसमें वो नहीं है जो आपसे काम कराने वाले हैं, वो नहीं है जो आपकी एक्चुअल में वर्थ जानते हैं। वो लोग हैं जो आपको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपका ड्रेस अच्छा लग रहा है, आपका फेस अच्छा लग रहा है, आप बोलती बहुत मीठा है, आप देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं और आप हमें अटेंशन दे रही हैं। इसलिए भी लोग, उन्हें बस वो खाली वक्त किसी तरह पास हो रहा है तो वो इसलिए आपके पास आके मैसेज कर देंगे, आपसे बातें करेंगे। ये मत करिए। आप जानिए कि जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनके साथ आप अपना दर्द बांटिए, उनके दर्द को सुनिए, उन्हें कभी राहत दीजिए, कभी आप उनसे राहत पाइए। उन्हें बताइए कि मैं परेशान हूँ, वो आपको असली हल देंगे, क्योंकि वो आपको फेक नहीं मिलेंगे, वो आपके अपने लोग हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और हर व्यक्ति इस फीलिंग को महसूस करता है, उसके बावजूद भी बदलाव की कोशिश नहीं करता है। रेखा जी, हम आगे बढ़ते हैं। रेखा जी, जैसे कि लोगों के फोनों में, लोगों के फोन की गैलरी में हजारों फोटो होते हैं, उनमें से कितनी फोटो ऐसी होती हैं जो
सिर्फ अपने जीने के लिए होती है और कुछ पोस्ट करने के लिए भी नहीं होती है। इस गैलरी की जो मार्केट है या गैलरी के अंदर जो फोटोग्राफ्स है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को। एक्चुअली ये चीज मेरे साथ एक बार हुई, मैंने इसे तब रियलाइज किया। मैं एक ट्रिप पे गई थी, बहुत पहले की बात है, हम लोग थोड़ा पीछे जाएं तो शायद 8-10 साल पुरानी बात है। वहां पे हमने बहुत सारी फोटोज ली, बहुत कुछ डेटा इकट्ठा किया, लेकिन अचानक से कुछ गलती से मुझसे कोई बटन प्रेस हो गया और मेरा सारा डेटा डिलीट हो गया, जितने मैंने फोटोज लिए थे, जितना कुछ भी। और अब जो चीजें मैं देख चुकी थी मोबाइल के आईने से, वो सब की सब उड़ चुकी थी। तो जब मैं घर आई तो मेरे पास यादगार के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने इन आंखों से वहां कुछ देखा ही नहीं था। मैंने जो देखा था वो कैमरा के अंदर से देखा था, क्योंकि मैं हर चीज की वीडियो बना रही थी, हर चीज की फोटो खींच रही थी, और सामने से जब तक मैंने कोई चीज देखी नहीं तो मैं उसे कैसे फील कर पाऊंगी। आप सनसेट देख रहे हैं सामने, सनराइज देख रहे हैं आप सामने, आप अपनी आंखों से देखिए, क्योंकि अगर आपने उसको सिर्फ फोटो में कैद किया, फोटो डिलीट हुई, आपकी मेमोरीज चली गई। अगर आपने उस पल को जिया है तो वो आपको याद रहेगा। आप एक दोस्त के साथ बैठे हैं, फोटो खींचा आपने, 10 साल बाद भी आप उस फोटो को देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप देखेंगे, उसको याद आएगी मेमोरीज। लेकिन अगर वो फोटो डिलीट हो गई तो आपको क्या याद आएगा? वो याद आएगा जो एक्चुअली में आपने उसके साथ बैठकर पल बिताए थे, जो फील किया था। आपको याद आएगा कि हम उस दिन वहां बैठे थे, हमने ऐसा किया था। उस चीज को भी टाइम दीजिए, क्योंकि हम फोटो खींचने के चक्कर में उस पल को, उस लम्हे को जीना भूल जाते हैं, और जब हम उसे जी नहीं रहे तो वो कहीं ना कहीं थोड़े दिन के बाद यादों में धुंधला हो जाएगा। अगर आप हर साल, मान लीजिए आप 50,000 फोटोज खींचते हैं, बहुत लोग हैं जो आज हर दिन हजारों फोटोज खींचते हैं, तो अगर साल भर में आप इतनी फोटोज खींच रहे हैं तो कुछ 10 एक फोटोज को प्रिंट करा लीजिए, उन्हें अपने पास ऐसे रखिए जो आपके पास एल्बम में हो, ताकि कभी आप अगर सोशल मीडिया से सब कुछ डिलीट हो जाए तो एटलीस्ट आप उस एल्बम को देख पाए, उसे आप महसूस कर पाए छू के कि ये फोटोज थे जो मैंने तब लिए थे। क्योंकि आपको नहीं पता कि डिजिटल वर्ल्ड में कब आपसे कौन सा डेटा कहाँ डिलीट हो जाएगा। आपका गैलरी उड़ गई तो खत्म सब कुछ। क्या बात, ये मत करिए। आप फिजिकल फोटोज बना के प्रिंट करके रखिए, कम से कम 8-10 फोटोज ही रखिए, पर वो मेमोरीज जब आप बार बार उनको देखेंगे, या अपने घर में आप वॉल पे लगा दीजिए। क्योंकि जब मैंने एक फोटो पोस्ट किया, आज से 5 साल पहले किया था, अब मुझे उसको देखने के लिए पूरा मीडिया स्क्रॉल करके वहां जाना पड़ता है, और उस आलस में या नई फोटोज को देखने के चक्कर में मैं उस फोटो को देखती ही नहीं हूँ। मैंने खुद भी अपनी 10 साल पुरानी फोटोज को स्क्रॉल करके नहीं देखा होगा बहुत टाइम से, और मैं कभी देखूंगी भी नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते आपके पास इतना कलेक्शन हो जाता है कि पीछे कितना स्क्रॉल करके आप जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो बेस्ट पिक्स हैं आपकी या जो बेस्ट मेमोरीज हैं आपकी, उनको आप प्रिंट करा के अपने सामने फोटो लगा दीजिए, अपने घर में कुछ मेमोरीज लगाइए। और सबसे अच्छी चीज है कि जिन पलों में आप हैं उन्हें जीना, उन्हें महसूस करना सीखिए, क्योंकि महसूस की हुई यादें जो हैं वो हमें ज्यादा अच्छी फीलिंग्स देती हैं, बजाय सिर्फ फोन में क्लिक की गई चीजों से। वाह, बहुत अच्छी जानकारी रेखा जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हमारे जीवन पर हावी हो रहा है या बढ़ रहा है, उस स्थिति में जो हमारी प्रिंट मीडिया है या प्रिंट बुक्स हैं, उससे हमारे दर्शकों की, हमारे श्रोताओं की दूरी बढ़ती जा रही है। और ऐसा भी देखा गया है कि पुस्तकें भी ई मैगजीन में तब्दील हो रही हैं। हम अपने फोन से या संबंधित यंत्रों से उन्हें देख पाते हैं या पढ़ पाते हैं। अगर इत्तेफाक से अगर ऐसा हो गया कि डिजिटल सिस्टम, डिजिटल क्रांति खत्म हो गई, तो वो डाटा, वो जानकारी, वो लेखन जो हमारे अपनों ने, हमने जो एकत्रित किया है, उसका क्या होगा? वो डर भी कहीं ना कहीं हमारे जहन में रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आए दिन हम ऐसी चीजें सुनते हैं, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया, पूरा सर्वर डाउन हो गया, सर्वर ही क्रैश कर गया, कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑडियो बुक्स आ रही हैं आजकल, डिजिटल फॉर्म में बहुत सारी बुक्स आती हैं, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जब हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं अपने ऑफिस की भागदौड़ में, तो हम चला के उसे सुन सकते हैं, हमारा ट्रैवल के साथ साथ हमने उस बुक को सुन लिया। ऑडियो बुक एक बहुत अच्छी क्रांति है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे पास है, हम उनको सुनते हैं। आवाज से एक हमारी अलग जुड़ाव महसूस होता है हमें, क्योंकि जिससे हम सुन रहे हैं आवाज से, जिसने रिकॉर्ड किया है, हो सकता है हमें वो बहुत मीठी और प्यारी लगे, हम उसे भी सुन रहे हैं। उनका एक अलग महत्व है।
ये मैं नहीं कहूंगी कि किताबों के सामने उनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो बात किताबों में थी, आज मैं फिर अगर वापस पीछे की तरफ जाऊं तो हम कभी कोई किताब हमें किसी दोस्त ने गिफ्ट की, हम उस किताब को अपने सामने रखते थे, हमें बार बार याद आता था कि ये मेरे उस दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, या मैंने खुद कहीं से खरीदी थी तो मुझे याद है कि ये मैं उस बुक फेयर में गई थी तब मैंने वहां से ली थी, ये मुझे बहुत पसंद थी इसलिए मैंने ली थी। और जो हम वो फूल, उसके अंदर कभी कोई गुलाब का फूल हमें अच्छा सा मिला या मोर पंख कोई अच्छा सा मिला तो हम उसे बीच में लगा देते थे बुक में, और वो वहीं पे कहीं सूख के चिपक जाता था या उसी जगह यादों में, मेमोरीज में रखा रहता था। हम जब भी उसको देखते थे एक अलग फीलिंग आती थी कि ये फूल मुझे उसने दिया था या ये मोर पंख मैंने वहां से पाया था। और जब किताबों को आप पलटते हो तो जो उनकी खुशबू होती है वो हमें सचमुच, जो किताबों से प्यार करते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आप किताबों से जब प्यार करेंगे तो ये बात आपके लिए समझनी और आसान हो जाएगी। और जब सामने आपकी पूरी लाइब्रेरी होती है ना, आपके घर में कोई अलमारी है जिसमें आपने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है, वहां पे आपकी पसंद की किताबें हैं, तो कभी ना कभी खाली बैठे आप उस किताब को उठा लेते हैं। आप ऑडियो पे स्क्रॉल करके, आप फोन से ही तंग आ गए हैं, आपने फोन साइड में रख दिया, अब आप खाली बैठे, आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे बोरियत से बचाए, तो हो सकता है आपके सामने किताब पड़ी हो, आप उस किताब को उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे। तो वो जो फीलिंग है वो आपको ऑडियोज में या कहीं और नहीं मिल पाएगी। फिजिकल किताबों की जो फीलिंग होती है वो लेनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि जब एक लेखक उसे इतनी मेहनत से लिखता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी 2 किताबें निकाली है तो मैं समझ सकती हूँ कि उसे लिखने में कितनी मेहनत लगती है। शायद जिसे हम 2 दिन में खत्म कर सकते हैं पढ़ के, उसे लिखने में 2 साल लगे हों। बिल्कुल। और उसको जीने में या सोचने में, समझने में इतने सालों का एक्सपीरियंस उसके पीछे हो, तब जाके आपने वो क्रिएट किया हो किसी चीज को। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जरूर जुड़े डिजिटल वर्ल्ड से, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस वर्ल्ड के साथ साथ अपनी उन बुक्स के साथ भी जुड़े जो कभी हमारी लाइब्रेरी में रखी हो या किसी ने हमें गिफ्ट की हो। और तोहफे के तौर पर मैं तो ये कहूंगी कि आप ऑडियो बुक भले नहीं दे पाएंगे किसी को, लेकिन आप फिजिकल बुक जरूर तोहफा दे सकते हैं। वाह वाह, तो एक खूबसूरत सा पैक करिए बुक को किसी को और आप गिफ्ट दीजिए उसकी फेवरेट बुक, वो आपको हमेशा याद रखेगा कि ये बुक मुझे उसने दी थी। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत अच्छे से हमारे आप श्रोताओं को और दर्शकों को इस गुड फीलिंग के लिए फील कराया आपने। हम आगे चलते हैं रेखा जी। किसी खास मौके पर आपने अपने करीब दोस्त या घर वालों के लिए स्टेटस लगाया या सामने बैठे व्यक्ति को थैंक यू बोला, दोनों में उन्हें क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा या अच्छा लगा होगा, इस विषय पर? जी बिल्कुल। होता क्या है कि जहां पर मैं सोशल मीडिया पर अपने किसी खास दोस्त को या किसी खास रिलेटिव को विश कर रही हूँ, तो वहां पे अकेली मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो उनको विश कर रहे होंगे। उन्होंने मैसेजेस की शायद लंबी कतार उनके सामने उस दिन आई होगी। और ये बिल्कुल होता है, मेरे पास भी ऐसे कम से कम भी नहीं तो 5-10 हजार मैसेजेस आ जाते हैं बर्थडे पे कि हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, और मैं शायद रिप्लाई करने में भी कई बार मुझे 1-1 साल लग जाता है उनको। ये चीज अच्छी है कि लोग एटलीस्ट आपको जो फोन नहीं कर सकते वो आपको उस जरिए से मैसेज भेज देते हैं। ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग जो हमें पर्सनली नहीं जानते हैं वो उस तरीके से हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमें मैसेज करते हैं, या हम जिनको मिल नहीं पाते हैं वो लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। पर अगर हम आमने सामने हैं, मेरी मदर है मेरे घर में, मेरी सिस्टर है मेरे आसपास, मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं कुछ कदम की दूरी पर हूँ, मिल सकती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि उन्हें हम कम से कम फिजिकली जाके विश करें। या फिर जो लोग हमारे साथ फोन पे हैं कि दूसरे सिटी में हैं या कहीं हैं, तो हम उन्हें फोन करके विश करें। क्योंकि जो फीलिंग फोन की होती है ना कि चलो आज के दिन इसने मुझे याद तो किया, वो बहुत अच्छी लगती है। आज इतना बिजी हैं हम लोग अपने हर दिन के कामों में कि हमारे पास किसी का हालचाल लेने का वक्त नहीं है। तो कम से कम साल में एक बार जन्मदिन पे तो हम विश कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे लोग भी नहीं है कि हमारे पास साल में 1 दिन ना निकल पाए किसी के लिए, या 5 मिनट ना निकल पाए किसी के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग आपके सामने या आसपास फिजिकली मौजूद है या जिनको आप पर्सनली जानते हैं, उनको जरूर फोन करके विश करिए। चाहे सिर्फ 1 मिनट के लिए आप उनसे ये कहिए कि भाई विश करना था, और मुझे पता है कि आज आप बहुत बिजी होंगे, आपके बहुत कॉल्स आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको फिजिकली विश करना चाहता था मिलके, या मैं फोन पे आपको विश करना चाहता था। ये चीज आप करिए, क्योंकि ये आपकी जो फीलिंग्स हैं वो सामने वाले को बहुत कनेक्ट करती हैं, मुझे तो करती हैं। अगर कोई स्पेशली, मुझे याद है कि एक मेरे फैन की अगर मैं बात करूं, मुझे याद है कि मेरे एक फैन को पाँव में चोट लगी थी, पूरा उनके पाँव में रॉड डला हुआ था, और उसके बावजूद वो कई महीनों से बेड रेस्ट पे थे, फिर भी वो किसी तरह धीमे धीमे चलते हुए मेरे लिए केक लेके आए।
केक मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, आई नो किसी के लिए भी नहीं है कि आप 200-400 रुपए का केक खुद भी खरीद लेंगे, लेकिन वो फीलिंग कि ऐसी सिचुएशन में भी वो इतनी दूर से, दिल्ली के बाहर से चल के आपके लिए आए और आपसे मिले, आपको ये कहा कि मैं आपको विश करना चाहता था इसलिए मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, तो वो चीज आपको बहुत कनेक्ट करती है। और वो एक दिन नहीं, मैं कहती हूँ वो चीज आपको सालों साल याद रहती ताउम्र है। जिंदा बिल्कुल। रहती है वो, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपने उसकी फीलिंग को देखा वहां पे, आपने ये सोचा कि यार इस हालत में भी ये इंसान मुझे मिलने आया। मैं ये चीज चाहती हूँ कि लोग एक दूसरे के साथ करें, वो उन्हें बताएं कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, मैं आपको इतना मानता हूं कि मैं आपको बिना हक किए विश कर ही नहीं सकता था। ये करिए, आप अपनी मदर के साथ करिए, जो आप साल भर नहीं कर पाते हैं, कई बारी उनके साथ बैठने का कितना टाइम मिलता है आजकल बच्चों को। बिल्कुल। आप ज्यादातर हम लोग अपने कामों में बिजी हैं, हमारी मदर्स बेचारी सुबह उठती हैं, हमें नाश्ता पैक करके दिया, हम टिफिन लेके निकल गए, दोपहर में दिन भर हम बाहर हैं, शाम को जब हम पहुंच रहे हैं तो हम इतने ड्रेन हो चुके हैं, थक गए हैं एकदम से कि हम बात ही नहीं करना पसंद कर, यार मम्मा थक के आए हैं, अब थोड़ी देर बैठने दो। तो ये वो लोग बेचारे क्या करें, वो तो पूरा दिन घर में थे, उनको तो वही 2 मिनट आपसे चाहिए ना कि आप उनसे पूछ लें कि भाई आज तबीयत ठीक है आपकी, वो दर्द कैसा है आपको जो हो रहा था घुटने में या हाथ में, तो वो चीजें वो मिस करते हैं। अगर आप ये साल भर भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम बर्थडे पे उनको थोड़ा स्पेशल फील कराओ अपने लोगों को, क्योंकि ये हमारी जमा पूंजी है, ये हमारे जो रिलेशंस हैं, ये हमारी सबसे कीमती पूंजी है, इन्हें बचा के रखो। बहुत अच्छी जानकारी रेखा जी आप दे रही हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है अपने सोशल मीडिया पर 2-2 3-3 घंटे स्क्रॉल करते रहते हैं और उसके बावजूद वो समझते हैं, मानते हैं कि थक जाते हैं और एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, उसके बाद भी वो अगले दिन फिर शुरू हो जाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर आप भी करते हैं या आप नहीं करते, लोग करते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे आप? एक तरह की एडिक्शन है ये, जैसे आप किसी भी चीज की लत लगने के बाद अगर आप किसी को कहें कि ये मत करिए, तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम है उस चीज को छोड़ना। और ये लत किसी भी तरह की हो सकती है, आपको चाय की भी अगर लत लग गई है तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है, वो आपकी सेहत खराब कर रही है। आप चाय दिन भर में पिए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि वो कितना एसिडिक आपके लिए हो सकता है या आपको कितना परेशान कर सकता है। तो लत हर चीज की बुरी है, वो फिर एक चाहे फोन ही क्यों ना हो आपके हाथ में, आप सारा दिन स्क्रॉल कर रहे हैं और जब आप अचानक से ये रियलाइज करते हैं कि मुझे स्क्रॉल करते करते 2 घंटे हो गए, तो आप यकीन मानिए रिग्रेट जरूर करते होंगे कि यार इस 2 घंटे में मैं कुछ और अच्छा कर सकता था, या मैं अब थका हुआ फील कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। मेरे साथ खुद के साथ बहुत बार होता है कि मैं आज के दिन मान लीजिए खाली थी, मैंने फोन को स्क्रॉल करना शुरू किया, करती गई और उसके बाद मुझे लगता है कि मेरी आंखें थक गई हैं, अब मैं सो जाऊं जाके थोड़ी देर के लिए। तो मैंने वो 2 घंटे फोन पे जो स्क्रॉल किया और 3 घंटे जो सो के बर्बाद किया, मेरे पूरे दिन के 5 घंटे गए। उठने के बाद भी मैं अभी सुस्ती में हूँ कि कोई चाय बन जाएगी तब मैं कुछ आगे काम करूंगी, वो 1 घंटा आगे पीछे वैसे बर्बाद हो गया। मतलब पूरा दिन आपका कहाँ चला गया, आपको ये तब रियलाइज होता है जब आप रात को बिस्तर पे जाते हैं कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल। छुट्टी का दिन मैंने सिर्फ इन चीजों पे निकाल दिया, सोना और स्क्रॉल करना। क्या बात। काश मैं आज के दिन को कहीं बाहर चली जाती, कुछ घूम आती, और कुछ नहीं तो कहीं मंदिर चली जाती, कहीं और कॉफी पी के आ जाती अपने किसी दोस्त के साथ, या अपने मम्मी पापा को ले जाती कहीं लंच पे। तब आपको ये रियलाइज होता है, क्योंकि एक दिन आपको मिला है जीने के लिए, वो सोने के लिए या अपनी एनर्जी को ड्रेन करके वहां पर बस ऐसे बैठ जाने के लिए नहीं था, जिसको आपने वेस्ट कर दिया। आप ये सोचिए कि आपके पास उस पूरे दिन में सुबह 8 से लेके अगर आप रात के 8 तक भी गिने तो आपके पास बहुत लंबा टाइम है, 12 घंटे हैं। आप उस 12 घंटे में कितना कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। आप कोई चीज लिखिए बैठ के, आप कहीं कुछ किसी के साथ बैठ के 2 गाने गा लीजिए, कैरोके गाने का अगर आपको शौक है, जो मैं करती हूँ पर्सनली। या फिर आप कहीं 4-5 दोस्तों को बुलाइए, जाके चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, बैठ के थोड़ी गॉसिप्स कीजिए, गपशप कीजिए, आप उनके बचपन की बातें। मैं एक दिन कहीं पे बैठी थी, ऐसे ही चाय पी रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, ऑफिशियल लोग थे, तो ऐसे ही हम 2 लोग मिले, हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे और हमारी बातें छिड़ना शुरू हुई ऐसे ही, और हम पता नहीं कहाँ की बचपन की बातें लेके शुरू हो गए कि हम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। तो एक सुस्त से इंसान सामने बैठे हुए थे। अभी शायद वो मुझे सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैंने ये बात उनको भी कही कि जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि हम इतनी देर से क्या कर रहे थे, हम सिर्फ बातों को बिलो रहे थे, या बातों की एक वो क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने कहा कि बातों को चबा रहे थे हम लोग। तो मैंने कहा कि सर एक बात बताइए, आप जैसे बैठे थे ऐसे देख के तो किसी को भी सुस्ती आ जाएगी, नींद आ जाएगी, मुझे आपको देख के नींद आ रही थी एक्चुअली। तो मैंने कहा ये मत करिए, अगर आपको मौका मिल रहा है, 4 लोग हैं, माना कि उनमें से 2 मेरे लिए अनजान थे,
ऑफिस के ही लोग थे, अनजान थे, लेकिन अगर मैंने उनके साथ जुड़ के ये बातें कर ली और मेरी वजह से या उनकी वजह से मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई, मैंने बचपन को वापस से एक बार दोहरा लिया, उन अच्छी यादों को कि मेरी नानी थी तो हम ऐसा करते थे, मेरी दादी थी तो हम ऐसा करते थे, तो इसमें बुरा क्या है? उन चीजों ने आपके चेहरे पे एक स्माइल ला दी ना वापस। आप बुरी चीजों को भूल जाइए, मत याद रखिए पुराना जो आपके साथ पास्ट में कभी बुरा हुआ है उसे भूल जाओ। लेकिन अगर आप पुरानी कोई अच्छी चीज याद कर रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं आपस में लोगों के साथ, तो वो जरूर करिए। ये स्क्रॉल से नहीं मिलेगा आपको, ये तब मिलेगा जब आप लोगों को खंगालेंगे। और लोगों की कभी भी दुखती रगों को मत खंगालिए, आप उनके अच्छे वक्त को खंगालिए कि आप जब छोटे थे तो क्या करते थे, आप अपने खाली वक्त में क्या करते हो, या आप कैसे रहते हो, अपना लाइफस्टाइल क्या है आपका, आप लोगों को क्यों पसंद करते हो जो आपको पसंद आते हैं, या जिनको आप नहीं पसंद करते उन्हें क्यों नहीं पसंद करते हो। कुछ तो जानिए दूसरों के बारे में। इससे सिर्फ आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा बल्कि आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट भी समझ पाएंगे कि लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो ईमानदार होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो दिल से जुड़ते हैं। आप वैसा बनने की कोशिश करेंगे। स्क्रॉल करते करते तो आपको पता ही नहीं चल रहा, आप उसमें क्राइम भी देख रहे हैं, आप उसमें नेगेटिव न्यूज भी देख रहे हैं, और आप अगर आप एल्गोरिदम समझते हो तो आप जिस तरह की रील एक बार देखते हैं वो वैसी ही रील्स आती चली जाती हैं कई बार आपके पास। तो अगर आपने एक नेगेटिव रील देख ली, आपने एक मर्डर वाला या कुछ ऐसा देख लिया, वो बार बार आपको इतना ज्यादा आ जाएगा कि फिर आप कहेंगे कि मतलब पूरा वर्ल्ड लगता है कि सिर्फ क्राइम ही है और कुछ है ही नहीं। या आपके दिमाग में अगर एक बार ये चीज घुस गई कि रिश्ते कुछ नहीं होते, सिर्फ अपने बारे में सोचो, तो वैसी ही रील्स आएंगी और आप बिल्कुल ऐसे इंसान बन जाएंगे कि हाँ कुछ नहीं होते लोग, अपने बारे में सोचो। आप सेल्फिश होते चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको डिफरेंट टाइप की रील्स आपके सामने आती है, तो आप एक मिनट में इमोशनल हो जाते हो, आप एक मिनट में क्रिमिनल टाइप के हो जाते हो, आप एक मिनट में साहित्यिक टाइप के हो जाते हो, आप एक मिनट में शायरी, वो जो एकदम से स्विच हो रहा है आपका दिमाग के अंदर सोच का जो दौर है, उसकी वजह से आप किसी भी चीज पे टिक नहीं पा रहे हो। अगर आप किसी थॉट पे आते हो, मान लीजिए मैं किसी विषय पे कुछ लिखना चाहती हूँ, तो मुझे उसके ऊपर थोड़ी देर रहना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमें मोबाइल स्क्रॉल करते करते ये आदत हो गई कि हम थोड़ी सी देर भी किसी टॉपिक पे टिक नहीं रहे हैं, हमें 2 मिनट में चीजें बदलने की आदत पड़ चुकी है। इस तरह की रील से हम ये कह सकते हैं कि दिशा भ्रमित भी हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें आदत पड़ चुकी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर में लोगों से, चीजों से बोर हो जाते हैं। हम 2 मिनट किताब पढ़ेंगे, उसके बाद रख देंगे, नहीं बोर हो गया, कुछ और चाहिए, क्योंकि हमें आदत वो स्क्रॉल भरी पड़ चुकी है। हम 2 मिनट से ज्यादा एक चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम मम्मी के पास 5 मिनट बैठ गए तो हमें लग रहा है बहुत देर हो गई, बोर हो गए हम। क्यों? क्योंकि आपने वो आदत छोड़ दी है। आपको थोड़ी देर भी उस चीज पे टिकना नहीं आ रहा है। वाह वाह वाह, आप टिकिए तो सही, आप रुकिए तो सही, आप अपने लोगों के साथ बैठ के 1 घंटा किसी चीज पे डिस्कशन या कोई बात तो करिए, तब आपको पता चलेगा कि बातों में से बातें कितनी खूबसूरत निकलती हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये चीज बहुत जरूरी है और ये हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग के चक्कर में। रेखा जी, अभी आपने अपनी बातचीत में बताया कि आप भी गाने गुनगुना लेती हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को कोई किसी गीत के, किसी गाने का मुखड़ा या जो भी अंतरा है जो आपको ज्यादा अच्छा, हालांकि सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई आपका फेवरेट गीत है, गाना है, वो अंतरा है या मुखड़ा है, हम चाहेंगे कि अपनी आवाज का जलवा हमारे दर्शकों को भी सुनाए। एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दोस्तों के लिए मैं सुनाऊंगी, जो दोस्त हमें देख रहे हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। तो दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, दोस्त बनाइए। मैं तो यही बोलती हूँ, दोस्त बनाइए, लेकिन फिजिकल दोस्त बनाइए, सामने से दोस्त बनाइए, दिखे तो सही आपको कि आपका दोस्त है वो। आपको सोशल मीडिया पे सिर्फ आधा पोर्टफोलियो उसका दिख रहा है कि इतना सा वो पासपोर्ट साइज फोटो, या फिर पूरा भी दिख रहा है तो आप उसको उतना ज्यादा जूम कर करके पहचानने की कोशिश करेंगे। सामने खड़े दोस्त को आपको जूम करने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है वैसा आपको दिख रहा है, तो वो करिए आप। रेखा जी, एक और प्रश्न है कि जब आप घर से निकले, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर से निकले और 25% आपने सफर क्रॉस कर लिया या 50% कर लिया और आपको अचानक से याद आता है कि आपका फोन घर पर रह गया है? उस स्थिति में क्या करेंगे? आप फोन वापस लेने जाते हैं या आप पूरे दिन उस बिना फोन के रहेंगे? तो वो दिन आपका कैसा फील होगा? ये कैसी स्थिति है? ये सबके लिए है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेकिन ये सभी पर प्रयोग करता है।
बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, ये अक्सर हो जाता है कि फोन आप छूट गया घर में और आप आधे रास्ते निकल गए। अगर आसपास हैं तो बिल्कुल आप वापस लौटते हैं फोन उठाने के लिए, लेकिन अगर आप ज्यादा दूर निकल गए हैं तो, और आपको पता है कि कहीं पे मुझे टाइम से पहुंचना है, तो वापस होना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। या ऑफिस पहुंचना था, आधे रास्ते निकल गए, छोड़ो फोन, अब तो मुझे पहुंचना है कैसे भी, नहीं तो मेरा लेट हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसे में आप बिना फोन के, मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं बिना फोन के कहीं पे चली गई, मैं 2 घंटे तक उस फोन को बड़ा इरिटेट हुई कि मेरा फोन नहीं है मेरे पास, अब मैं क्या करूं, काम कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है। पर उसके बाद मुझे लगा कि कोई चारा भी तो नहीं है, फोन नहीं ले सकती अब जाके, क्योंकि मैं कहीं बिजी थी ऑफिस में किसी में। तो मैं, अब सिर्फ यही था कि अब जो कुछ है उसी सिचुएशन में आपको रहना है। शाम तक मुझे रियलाइज हुआ कि आज मैं फोन से बहुत दूर हूं, लेकिन बड़ा सुकून है जिंदगी के अंदर। मतलब मुझे आज कोई ऐसा लग रहा है मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मैं कितनी खाली हूँ, मैं कुछ अच्छे टॉपिक पे सोचूं, मैं कुछ बेहतर सोचूं अपने बारे में। मैंने काफी चीजें दिमाग में घुमाई अपने बारे में, मैंने क्या किया है इतने सालों में, आगे मैं क्या सोच रही हूँ। बहुत कुछ ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं कितना कुछ खंगाल लिया था उस दिन। और जब मैं शाम को घर आई तो मुझे लगा आज दिन बहुत बड़ा था, वरना दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो हम अपने घंटों को खुद ही छोटा करते चले जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो 8 घंटे हैं वो हमें 8 मिनट जैसे लग रहे हैं स्क्रॉल करते हुए। अब हमें जरूरत है कि हम अपने टाइम को एक्चुअल में पहचाने कि वो बहुत सारा है हमारे पास, पर हम उसको सही तरीके से जी नहीं रहे हैं, हम उसको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। टाइम देखिए, सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, सभी के पास इस दुनिया में वही 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में बहुत कुछ कर लेते हैं। सुबह उठ के वो वॉक पे चले जाते हैं, भगवान की प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद वो कुछ और अपने लिए बेहतर कर लेते हैं, घर में चाय भी खुद बना लेते हैं, ऑफिस भी चले जाते हैं, आने के बाद लोगों से, दोस्तों से भी मिल लेते हैं, शाम को वो डिनर भी बना लेते हैं, उसके बाद अपने घर की अलमारियों को भी थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें करने के लिए कर सकते हैं लोग। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आधे से ज्यादा दिन सिर्फ स्क्रोलिंग में निकाला। तो आप अपने साथ ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो बढ़ने वाले हैं वो तो बढ़ जाएंगे, और जो स्क्रॉल वाले हैं वो स्क्रॉल करते रह जाएंगे। तो जिंदगी को स्क्रॉल करते करते मत गवाइए, बहुत खूबसूरत है, इसे असल में जीना सीखिए। और जब भी आप असल में जिंदगी को जिएंगे ना, तो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, लंबी भी लगेगी। लंबी मतलब ऐसी वाली नहीं कि आप झेल नहीं पा रहे हैं, लंबी से मतलब कि इतना सारा आपके पास वक्त होगा कि आप उसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर आपकी वो शिकायत खत्म हो जाएगी कि मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। एक्चुअली हम व्यस्त नहीं है, हम अस्त व्यस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हम अस्त बिल्कुल। व्यस्त हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें कौन सा टाइम किस काम को देना है। बस हम एक काम में अगर फंस गए तो फंस गए, फिर हमें खुद ही नहीं होश है। तो वो व्यस्तता जो है वो व्यस्तता नहीं है, हम उलझे हुए हैं। उस उलझन से बाहर निकलिए और उसके बाद अपने लिए वो चीजें करिए जो आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, या जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है कि आप कर सकते हैं। सोचिए आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आप जानकारी कमाल आपने कर दी। सकते हैं। क्या बात है, आप कमाल कर सकते हैं, लेकिन बस आपको अपनी सूझबूझ से चलना है, बिल्कुल। सूझबूझ से जीना है। बिल्कुल रेखा जी, हम आगे बढ़ते हैं कि जब कभी हम लोग किसी साथी का वेट कर रहे होते हैं, या ट्रैफिक लाइन में फंसे होते हैं, या अकेले बैठे होते हैं, तो हम सबसे पहले अपने फोन को निकालते हैं और फिर वही स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। या ये कहें कि अपने जीवन का आज का युवा बहुत सारा बेशकीमती समय मोबाइल में स्क्रॉल करने में ही निकाल देता है। तो ये सब कैसे है, ये क्या है, ये क्यों है? मनुष्य व्यक्ति कैसे समझे कि उसके जीवन का समय बहुत कीमती है? हमारे एक्चुअली दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि मैं और मेरा फोन, यही मेरी दुनिया है। पहले लोग जब मिलते थे रास्ते में किसी से चलते हुए, तो हल्का सा सिर झुका देते थे, नमस्ते कर देते थे। आज भी मैं कई लोगों को देखती हूँ जो बुजुर्ग हैं, पार्क में अगर मैं कभी जाती हूँ, रोज तो जाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी भी अगर मैं जाती हूँ तो वहां पे जितने बुजुर्ग हैं, चाहे वो मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, सामने से वो लोग खुद हरिओम जी, नमस्ते जी खुद से बोलते हैं। तो ये चीज मुझे सीखने को मिली कि कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, और कोई किसी को जज भी नहीं कर रहा है कि ये इंसान ठीक है या गलत है या बुरा, कुछ भी हो, वो आपको सिर्फ विश कर रहा है। तो इसमें क्या आपका बिगड़ जाएगा? आप स्माइल कर दीजिए, नमस्ते कर दीजिए, इससे क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं। आप लोगों से मिलना भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें 24 घंटे आपके फोन के अंदर हैं, आप आसपास देख ही नहीं रहे हैं। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। हम अलर्ट नहीं हैं, हमारे आसपास कुछ भी हादसा हो जाए हमें नहीं पता। हमने कान पे वो हेडफोन लगा लिया, अब हम चले जा रहे हैं, पीछे से आके हमें कोई हिट कर दे, हमें नहीं पता। कोई हमारा फोन छीन के चला जाए, हमें नहीं पता।
क्योंकि हम खोए हुए हैं, हम अपनी दुनिया में एकदम गुम हैं, क्योंकि हमें फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। हमें वो टाइम, वो आसपास का माहौल, वो दुनिया, वो लोग, क्यों अब मैं जैसे निकलती थी या अभी भी मैं कई बार निकलती हूँ, अगर मैं फोन नहीं छेड़ रही हूँ, मैंने देखा कि कोई बहुत छोटी सी बच्ची आई मेरे पास पैसे मांगने के लिए, मैं उस पर सोचने को मजबूर हो गई कि हमारे देश में आज भी ये हालत है कि इतने छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने को मजबूर हैं, या शायद ये बच्चे जबरदस्ती इस काम में लाए गए हैं। मैंने उस चीज पे सोचा, हम सोचना ही भूल गए हैं क्योंकि हम बिजी हैं और वो भी फोन में बिजी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो हम अपने सोशली अगर देखूं मैं, तो समाज को भी हम तब ऊपर ला सकते हैं, अपने आसपास के माहौल को हम तब ऊंचा उठा सकते हैं, हम अपने देश के बारे में तब सोच सकते हैं, हम तरक्की तब कर सकते हैं जब हम इस लूप से बाहर निकलें, इस स्क्रॉलिंग से बाहर निकलें। बिल्कुल। तो जरूरी है कि जब आप मेट्रो में भी बैठे हैं तो लोगों को ऑब्जर्व करिए कि लोग कैसे पहनते हैं, कैसे ओढ़ते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में, रंग बिरंगे से मतलब अलग अलग धर्मों के, अलग अलग पहनावे के, अलग अलग सोच के आपस में बात कर रहे हैं लोग। जानिए, कई बार आपका दिमाग खुलता है इन चीजों से कि कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहा था, हो सकता है वो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हो सकता है वो किसी करियर पे बात कर रहा हो। उन चीजों पे थोड़ा तो फोकस करिए। आपने सारी दुनिया को डिस्कनेक्ट कर दिया, आपको लगता है कि आप सबसे बड़े सुपीरियर हैं, आप सब जानते हैं। ये मत करिए, क्योंकि हमें ये जो गलतफहमी है ना, यही हमें डुबो रही है। हम आंखें खुली रख नहीं रहे, दिमाग खुला रख नहीं रहे, हमारी आंखें झुकी हैं, दिमाग बंद है। और ये जो पैकिंग हमने कर दी है ना अपने ब्रेन की, इसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से दायरे में फंस के रह गए हैं। हम जब तक अपना दायरा बड़ा नहीं करेंगे, हम कभी नहीं सीखेंगे। और सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग का जो प्रोसेस है वो फुल टाइम, पूरी एज तक चलता है, लास्ट तक चलता है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, क्योंकि जब तक हम फिजिकल नहीं जिएंगे, जब तक हम सामाजिक दायरा बढ़ा नहीं सकते, सामाजिकता नहीं सीख सकते। रेखा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज के बाद 15 साल बाद सोशल मीडिया की स्थिति क्या होगी, मनुष्य की स्थिति क्या होगी, मनुष्य की मानसिकता की स्थिति क्या होगी, उस विषय में भी बताएं। मुझे कैसा लगेगा, कैसा हम कान बंद करके, आंख बंद करके झुका कर बैठते हैं, वो उसका रिजल्ट 15 साल बाद उन नौजवानों का क्या होगा? मुझे लगता है कि मैं अगर खुद अपने आप को 15 साल बाद इस वाली रेखा को सलाह दूं, तो मैं ये सलाह दूंगी कि बेटा थोड़ा जिंदगी को बाहर निकल के देखो। आप जहां पर हो, ये बहुत छोटा सा दायरा है, आओ बाहर आओ। जीने के लिए बहुत बड़ा हिंदुस्तान, बहुत बड़ा वर्ल्ड पड़ा है, पूरी पूरी दुनिया है आपके पास। आप अपने पंख फैलाओ और उड़ो। फोन में दोनों हाथों को आपने जकड़ दिया है, आप उड़ोगे कैसे? उड़ने के लिए आपके हाथ खुले होने चाहिए। क्या बात है। तो उड़ना अगर आप चाहते हो, पहले फोन से हाथ हटाओ, उसके बाद पंख फैलाओ और फिर उड़ जाओ। ये बहुत जरूरी है। तो मैं अपने आप को भी ये सलाह दूंगी 15 साल बाद, शायद अगर मैं अभी नहीं सुधरी तो, पर मैं चाहूंगी कि हम सुधर जाएं। हम अपने आसपास जो लोग हैं, मैं उनसे भी चाहूंगी कि वो सुधर जाएं और वो ये जान लें कि जिंदगी, असली जिंदगी जो है वो वही है जो हम जी रहे हैं, वो ये नहीं है फोन वाली दुनिया। क्योंकि फोन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, उसको हम देख रहे हैं, उससे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम उससे एक नकली दुनिया में जी रहे हैं। हम अपने आप को समझें और हम उस दुनिया को जिए जो असल में एग्जिस्ट करती है हमारे आसपास। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। समाज से जुड़ना, अपनों से जुड़ना। और एक चीज जो आपने मुझसे पूछी थी कि 15 साल बाद वाली दुनिया कैसी होगी। जी। अगर हम ऐसे ही उलझे रहे फोन्स पे, तो मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आधी दुनिया मानसिक तौर पर बीमार हो जाएगी। और फिर हमें घर घर में काउंसलर्स की जरूरत होगी, कहीं ना कहीं हमें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होगी, कहीं हमें ऐसा लगेगा कि लोग साइलेंट हो चुके हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सभी एक जैसे हैं। ना तो हमें पता चल रहा है कि अब इसको इलाज की जरूरत है, क्योंकि दूसरे को भी खुद नहीं पता कि उसको भी इलाज की जरूरत है। बिल्कुल। हम एक दूसरे को भी नहीं समझ पाएंगे। तो जो समझदार लोग थे वो साइकियाट्रिस्ट बन गए, वो कुछ और बन गए, वो हमें देख पा रहे होंगे कि हमने क्या बर्बाद किया अपने आप को। और हम खुद नहीं देख पाएंगे, हमारे आसपास के हमें लोग नहीं देख पाएंगे कि हम सब मिलके बर्बाद हो चुके हैं। वातावरण ही ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल। हम ये गेस भी नहीं कर पाएंगे, हम ये समझ भी नहीं पाएंगे कि हमें इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास सभी तो वैसे हैं। हम सोचेंगे कि शायद यही तरीका होता होगा, शायद सब ऐसे ही होते होंगे, ये नॉर्मल है हमारे लिए, हमें नॉर्मल लगने लगेगा। कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा दिमाग अब काम करना बंद कर चुका है। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं चीजों को बैठ के, हम लोगों को सिर्फ सुन रहे हैं, उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास वो वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी बोला ही नहीं, कभी हमने कुछ समझा ही नहीं, हमने जिया ही नहीं, हमने दुनिया को अपनी आंखों से देखा ही नहीं। हम तो वो दुनिया देख रहे थे जो दुनिया हमें दिखा रही थी। हम अपनी दुनिया की बात कैसे करें? हम तो अब सुनना ही जानते हैं, हम सिर्फ दूसरों की बात को ही देखना जानते हैं, हम अपना कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हमने तो जिया नहीं।
मानसिक रूप से गुलाम भी हो जाएंगे। बिल्कुल, हम मानसिक गुलाम हो जाएंगे और बिल्कुल। हमें सचमुच डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो वो डॉक्टर की जरूरत तब ना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि हम अभी से अपने डॉक्टर बन जाएं, हम अभी से ही समझ जाएं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वाह, बहुत अच्छी जानकारी। रेखा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी आदत बताएं जो आज से शुरू करेंगे आप या आज करनी से- चाहिए, और मैं वो जो है रियल लाइफ की नहीं होनी चाहिए, वो रियल लाइफ की होनी चाहिए, ऐसा क्या रहेगा? मैं ऐसी कई आदतों को शुरू कर चुकी हूँ अच्छा। ऑलरेडी, जी। क्योंकि मुझे रियलाइज बहुत पहले से हो गया है कि फोन जो है वो जिंदगी नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ कुछ टाइम के बाद घूमने निकल जाती हूँ, असल दुनिया को देखती हूँ, वहाँ लोगों से मिलती हूँ जो आम लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो टूरिस्ट का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे, वहाँ पे लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और आप उनके साथ जुड़िए, उनकी भाषा सीखिए, उनका रहन सहन देखिए, उनके साथ छोटे छोटे जो होम स्टेज बने होते हैं उनमें रुकिए। आप उसके अंदर रुक के भी आप ये देख पाएंगे कि दुनिया असल में कैसे जीती है। अभी हम लोग गए थे, स्पीति गए थे हम लोग, तो मैंने वहां देखा कि इतना माइनस में टेम्परेचर था, -18, -20। वहां पे पानी भी जमा हुआ था, वॉशरूम्स में भी पानी जमा हुआ था, नल में पानी नहीं आ रहा था, फ्लश नहीं कर सकते आप, ये तक हालत है वहां पर। नदियां जमी पड़ी हैं, झरने जमे पड़े हैं। तो ऐसे लोग जैसे सरवाइव कर रहे हैं वहां पे, हम यहाँ बैठ के सिर्फ शिकायतें करते हैं, हम सिर्फ ये बोलते हैं हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला लाइफ में, उसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है। एक बार जाके देखिए कि लोग कैसे कैसी कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं। वहां बहुत कम लोग थे रहने वाले, गांव मैंने जो देखे वहां पे कुछ गिने चुने लोग। आप अगर जनगणना करने जाए वहां तो आप उंगलियों से गिन लेंगे लोगों को, सिर्फ इतने इतने लोग हैं वहां पे। पर वो कैसे उन सिचुएशंस में भी जिंदा हैं, खुश हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं। मैंने एक से पूछा, मैंने इतना हेवी जैकेट पहना था, उसके बाद मुझे ठंड लग रही थी और मैंने 3-4 लेयर्स में कपड़े पहने थे, मैं इतनी मोटू लग रही थी लेकिन फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। और मैंने वहां एक बहुत ही हल्के से कपड़े पहने हुए देखे एक शख्स जो कुछ सामान बेच रहे थे वहां, छोटे छोटे वो जैसे गिफ्ट्स के लिए लाने के लिए चीजें होती है, वो एक किसी जगह पर बेच रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपको ठंड नहीं लग रही है? यहाँ तो बहुत ठंड है। हमें आदत है, हम लोग ऐसे ही रहते हैं, हमको आपके यहाँ जाके गर्मी लगेगी। तो मुझे लगा कि बाप रे, मतलब इतनी ठंड में ये लोग इतने आराम से रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को वैसा बना लिया है। तो हम सिचुएशंस को हैंडल कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास तो सिचुएशन आई नहीं, हमें पता ही नहीं। हम थोड़ी सी सर्दी में भी अपने आप को कवर करके निकलते हैं, हम थोड़ा सा भी ठंड का मजा ले नहीं पाते हैं। हम गर्मी जरा सी हुई हम एसी चला लेते हैं क्योंकि हमें पसीने की आदत ही नहीं है। हमने खुद को इतना ज्यादा पैम्पर कर दिया है, ओवर पैम्पर्ड। बाहर आप जाएंगे, आप देखेंगे लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, उन्हें कोई थकान नहीं है। हम थोड़ा सा चढ़ते हैं तो हांफना शुरू हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उस सिचुएशन में रह नहीं रहे और हम सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं। आप लोगों को देखिए बेचारे, मैंने एक रील देखा था कि एक बुजुर्ग रोटी को गीला करके तब उसे खा रहे थे, कोई सब्जी नहीं थी, कुछ नहीं थी। मुझे बड़ा फील हुआ कि हम लोग हर वक्त ये बोलते हैं कि आज क्या बनाया है, अरे यार आज फिर आपने ये सब्जी बना दी, ये नहीं बनाना था, ये क्यों किया? लेकिन जब मैंने उसको देखा मुझे लगा कि जो हम खा रहे हैं तो बहुत कीमती है, ऐसे थोड़ी मिलता है ये सब। उस बेचारे से पूछिए जिसको नहीं मिल रहा है। मैंने कितने लोगों को, मैं रील्स पे अगर देखती भी हूँ तो मैं ये चीजें देखने की कोशिश करती हूँ, मैं उनको रिलेट करने की कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं अपने से, कि कोई है बेचारा जिसके पास पाँव नहीं है, वो फिर भी जिंदगी जी रहा है, फिर भी वो खुश है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। किसी के पास हाथ नहीं है, वो फिर भी मजदूरी कर रहा है। मैंने एक लेबर बेचारा देखा था, एक इंसान जिसके हाथ नहीं थे, वो फिर भी ऐसे करके वो बोरियां उठा रहा था, सामान उठा रहा था। मतलब ये सब चीजें देखिए, और अगर सीखना है तो इनसे सीखिए। कंपटीशन के वर्ल्ड में आप उन लोगों से कंपटीशन मत करिए जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, क्योंकि ऊपरी मंजिल किसी को नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। आपके पास एक गाड़ी है, आप 2 की होड़ में लग जाएंगे, आपके पास 2 गाड़ियां, आप 4 की होड़ में लग जाएंगे। लेकिन आप संतुष्ट रहिए। आप ये सोचिए कि आपके पास तो थाली में खाना तो है, कितने लोग हैं जिनके पास थाली में खाना भी नहीं है? आप ये सोचिए, आपके पास छत तो है आपको धूप से और गर्मी से और बारिश से बचाने के लिए, कितने लोग हैं बेचारे पॉलिथीन का छप्पर लगा के उसमें रह रहे हैं। कितने लोग, आप चप्पल की कंप्लेंट करते हैं, मेरे पास 4 नहीं है, मेरे पास उस कलर की नहीं है, मेरे पास उस ड्रेस के साथ की नहीं है, हाँ मेरे पास उस कलर की ड्रेस नहीं है। लेकिन कितने सारे लोग हैं जिनके पास पाँव भी नहीं है, आप उनको देखिए। कितने लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है। तो ये चीजों को कंपैरिजन अगर करना है तो इनसे कंपैरिजन करिए। आप उन रील्स से भी अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ सीखने की कोशिश करिए। ये अगर आपने नहीं किया तो फिर आप इंसान नहीं, आप बेकार हो जाएंगे बिल्कुल।
आप लोगों से जुड़िए, बाहर जाइए, दुनिया देखिए, हरियाली देखिए, समंदर देखिए, आसमान देखिए, और प्रकृति जो की खुला करनी आसमान है। शहरों में नहीं मिलता उसे आप पहाड़ों पे जाके देखिए, वाह। कितना नीला आसमान आपको नजर आएगा। मैं दिल्ली के आसमान को देखती हूँ और वहां का देखती हूँ तो मुझे कंपैरिजन साफ दिखता है कि यहाँ तो तारे देखे हुए सदियां हो गई हैं हमें। अभी बाहर जाइए तो इतने तारे वहां नजर आएंगे आपको, इतना नीला साफ, सब बिल्कुल ऐसा जैसे समंदर हो आपके सामने, ऐसा आसमान आपको दिखता है। उन नजारों को आप महसूस करिए, कितना खूबसूरत इस धरती पे कितना कुछ है। हम उन्हें जी नहीं रहे हैं, हम बस इतनी सी जगह में हम ऐसे झुक के बैठे हैं, अपनी गर्दन को हमने सर्वाइकल कर दिया है, अपने आप को चक्कर आने लगे हैं, आंखें हमारी जा चुकी हैं टाइम से पहले, जो कभी उम्र के साथ जाती थी लोगों की, लेकिन हमारी आंखें पहले से खराब हो गई हैं। हमने अपनी सेहत को खराब कर लिया क्योंकि बैठे बैठे हमारा मोटापा बढ़ रहा है। हम ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो दुनिया में निकलना बहुत जरूरी है। जब आप फिजिकल वर्ल्ड को या सामने से एक्चुअल में वर्ल्ड को देखते हो, उस समंदर के अंदर पानी के अंदर खेल के आइए, थोड़ा सा नदी के अंदर पांव डाल के देखिए, थोड़ा सा चिड़िया चहचहा रही है, उसकी शक्ल तो देखिए कहाँ पे है, कैसी दिखती है, वो आप देख नहीं रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, तो फिर आप शिकायतें ही करते रह जाएंगे जिंदगी भर। जो कंपटीशन आपके दिमाग में आ गया है ना, वो कभी नहीं हटेगा, और वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन दे रहा है, आप बीमार हो रहे हैं। रेखा जी, आपसे आज बहुत सारी बातें हुई हैं। जी। आज के पॉडकास्ट को हम यही समाप्त करेंगे, और आज आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन दोस्तों, ये विषय निरंतर बढ़ता रहेगा और बदलता रहेगा। आज हमने सोशल मीडिया के विषय में बात की है, अगले पॉडकास्ट में विषय अलग होगा, और देखना ना भूलिए और इंतजार कीजिए कि अगला पॉडकास्ट क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे भी बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।